गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। किसी को लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना? Not at all. नो मैम। चलिए, सो लास्ट टाइम हम लोग क्या कर रहे थे? Length of tangent, subtangent, subnormal, normal. सारा पढ़ लिया था? क्वेश्चन Yes. उस पे There was only, you have discussed only one question, ma'am. वन क्वेश्चन ओनली। हाँ मनीष, क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली यहाँ पे कोई और बोल। सो फॉर्मूला सबको याद है? तो बता सकते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ नॉर्मल? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ नॉर्मल? एनीवन? लेंथ ऑफ टेंजेंट? यस मैम। हाँ, लेंथ ऑफ नॉर्मल मैम वाई मैम वाई इंटू में रूट ओवर 1 प्लस dy बाई dx ओके का होल स्क्वायर मैम। ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सब टेंजेंट? एक मिनट, प्रियंका आप बता सकते हो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सब टेंजेंट? नो। कोमल और कोई? आशुतोष रोल नंबर 7-2। यस सर। मैथ्स मैम? हाँ बताइए तो जरा फॉर्मूला फॉर। नो मैम, नहीं ध्यान। नहीं? नो मैम। और कोई? विनायक, अच्छा मनीष बताइए तो आप। y by dy by dx मैम। वाई? y upon dy by dx। ओके। और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल? y into dy by dx। ओके, चल ठीक है। फॉर्मूला एक बार देख लें हम लोग या फिर जरूरत नहीं है? फॉर्मूला क्या है, जैसे हम एज अ समरी चेक कर लेते हैं। देखिए, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज y डिवाइडेड बाय dy बाय dx, जो भी बताया मनीष ने भी। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल y इंटू dy बाई dx। सो मेन फोकस हमारे यहाँ फॉर्मूला ही है। नेक्स्ट हमारा है लेंथ ऑफ टेंजेंट, दैट इज y टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई dy बाई dx। ये हमारा लेंथ ऑफ टेंजेंट है। इसी तरह लेंथ ऑफ नॉर्मल है हमारा y अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, अंडर रूट में ये टर्म है। सो ये हम लोगों ने देखा था कैसे सॉल्व हुआ था, क्या टर्म्स आया था, ये सब आपका डेफिनेशन है। देन हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था लास्ट डे, शायद आई थिंक किया था ये क्वेश्चन, बताओ तो। एक Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये वाला हो चुका है। क्या बोल रहे हो प्रियंका, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखो क्या क्या था।
कि हमारे पास एक कर्व है y इज इक्वल टू दिस, वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है सब टेंजेंट जो है, सब टेंजेंट मीन्स जो भी आप लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की बात कर रहे हैं, सब टेंजेंट वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एब्सिसा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता है हमें क्या होता है, x Yes, कोऑर्डिनेट ma'am. एब्सिसा है और y आपका ऑर्डिनेट। सो इसके बेसिस पे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया था, dy बाई dx निकालना था, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जिसका डेफिनेशन y डिवाइडेड बाई dy बाई dx है। और अगर इसी में हम वैल्यू सारा पुट करें तो जो वैल्यू आता है वो वैल्यू ये है, सो y डिवाइडेड बाई ay डिवाइड, ये सिंपली आपका प्रोपोर्शनल आ जाता है। और वेरीज विथ सेम रेट, मतलब अगर ये बता रहा है दो वेरिएबल है और दोनों वेरी कर रहा है विथ सम रेट, कुछ भी टर्म हो, और वो अगर प्रोपोर्शनल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि दोनों साथ में वेरी कर रहा है। यू कैन ऑल्सो से देयर इज को वेरिएशन बिटवीन दैम। एग्जैक्टली इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको फिर से है, मान लो शो दैट द कर्व इज दिस वन बी, the curve is this one, by square is equal to ax plus a plus x क्यूब है, द स्क्वायर है ऑफ, शो करना है तो ये चीज पहले से बता रहेगा हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, द स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, दैट मीन्स सब टेंजेंट जो मिल रहा है उसका स्क्वायर करना है एज सब टेंजेंट वेरी, और जो वेरी करके जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज इक्वल टू सब नॉर्मल। सो ये शो करना है सब नॉर्मल और सब टेंजेंट जो है वो वेरी कर रहा है और सब टेंजेंट का स्क्वायर है वो सब नॉर्मल के अकॉर्डिंगली वेरी कर रहा है। यू हैव टू शो दिस, देखिए तो हो पाएगा। Can you please check WhatsApp, ma'am? Can you please check your WhatsApp, ma'am? I'm just sending you. Okay. So is this equal to subnormal? You have to check it. After that we have to check it. What did you say? Ma'am, after that step we have to check it now. Yes, we have to check it because here it is showing asking for what, so show that the square of subtangent varies as subnormal. So दोनों के proportionality constant कुछ देखिए क्या है, दोनों कैलकुलेट कर लो फिर कंपैरिजन करके बताओ, both are varying Okay, ma'am. together or not, that's it. You have to check this.
Ma'am, here we have to prove that the square of subtangent it is directly Is equal. proportional to the length of subnormal. Directly proportional, yes. Both are varying together, that means they are directly proportional. If x is changing with y or y is changing with x, that means they both are varying together. And if both the variables are varying together or moving together, that means they are proportional to each other. That means in short, you have to prove the square of subtangent is proportional to subnormal. I'm getting the result, but it is inversely proportional. Inversely proportional. 1 by subtangent. Yes, ma'am. Something like that. If some constant is there, 1 by some constant, then that is not inversely proportional. Variable should be in numerator. Constant may be in denominator. If you are getting constant as a denominator, then that is not inversely proportional. That is directly. Ma'am, I am getting a variable like y to the power 4 in numerator and the length of subtangent subnormal in denominator. In denominator. Yes, ma'am. Then that is inversely. That means there is some mistake or error, you can say. Calculation error or can we go through this? Anyone else who have solved this? कोई भी है जो बनाया हो? चलिए देखते हैं क्या है. मान लीजिए हमारे पास जो कर्व है y square is equal to a plus x cube, ये हमारा कर्व है and we have to differentiate it क्योंकि हमें dy by dx चाहिए और सारा कुछ either वो length of normal हो, subnormal हो, tangent हो, subtangent हो, जो भी हो dy by dx तो हमें चाहिए. अब dy by dx कैलकुलेट करने के you have to differentiate this. differentiate करोगे तो y square का differentiation 2y dy by dx. This is equal to 3 a plus x का स्क्वायर. अब डिफरेंशिएट करो, dy by dx इज इक्वल टू, आपको ये टर्म आपका न्यूमरेटर में है 2by जो आगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा. लेंथ ऑफ सब टेंजेंट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वी ऑल नो कि y डिवाइडेड बाय dy by dx है. सो y इंटू dy by dx. अगर ये चीज उल्टा करोगे तो जो टर्म यहाँ आया था वही से आप ये लिखेंगे तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 2b by 3 इंटू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अब देखो ये जो टर्म मिला है वो क्या मिला हमें, सब टेंजेंट का लेंथ. इन द सेम वे हम सब नॉर्मल का लेंथ निकाल लेते हैं तो वो पता है y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है. सो दैट इज इक्वल टू दिस टर्म, y कैंसिल हो जाएगा, वो हमें ये मिल गया. अब हमें करना क्या है, दोनों टर्म चूंकि आपको पता है फॉर्मूला तो याद ही होगा. इफ मान लो x कोई वेरिएबल है हमारा, if x is some variable like ये है and that is proportional to y, so we can write x y is equal to some जिसमें आप एक स्टेप यहाँ और भी इम्प्रूव करके लिख सकते हैं, x is equal to cy और इसी चीज को x y इज इक्वल टू दिस लिख सकते हैं. अब यही टर्म यहाँ हम अप्लाई कर लेते हैं.
बिकॉज क्या टर्म आएगा कांस्टेंट वी डोंट नो, और हमें ये प्रूफ ही करना है, तो एक्स वाई वाई तो हम कर ही सकते हैं। यही चीज यहाँ किया गया है क्वेश्चन में। देखो सब टेंजेंट का स्क्वायर ले लिया डिवाइडेड बाय सब नॉर्मल, बिकॉज सब टेंजेंट के स्क्वायर से ही प्रोपोर्शनलिटी प्रूफ करना था, लिखा था स्क्वायर ऑफ सब टेंजेंट, देन जस्ट स्क्वायर कर लिया जो हमें आया था रिजल्ट, स्क्वायर इनटू दिस टर्म। हाँ अक्षय बोलिए क्या हुआ? मैम दोनों को पहले ही कंपेयर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कंपेयर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैम वो नहीं, वो टेंजेंट और सब टेंजेंट और नॉर्मल का जो फॉर्मूला है वो दोनों के बीच में कंपैरिजन कर करके अगर के कांस्टेंट मान लेंगे। हाँ तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ शो करना है ना, तो शो करना है तो जो रिजल्ट आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है ना, आप उसके थ्रू जाओगे ना, ये इन्फॉर्मेशन है, इसका टेंजेंट इसका सब नॉर्मल निकालेंगे तो उसके थ्रू जाएंगे ना। प्रूफ करने वाले में तो यही करना ज़्यादा अच्छा है ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जाओ। अगर आपको सिर्फ थ्योरी में पूछ रहा है कुछ, आप ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो वैसे कंपेयर कर लो, लेकिन यहाँ शो करना है ना, तो रिजल्ट कैसा आ रहा है क्या आ रहा है, रिजल्ट के टर्म में बात करेंगे, है ना। मैम फिर y का वैल्यू उसमें निकलेगा, फिर y को वैल्यू को पुट कर देंगे तो नहीं होगा? हाँ तो वैसे कर सकते हो, वो बोला ना करने के लिए वो कर सकते हैं, वो तरीका गलत नहीं है, किया जा सकता है, लेकिन शो करना होता है तो एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं ना, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हम उसी के फॉर्म में रिजल्ट लाते हैं, उसी से रिजल्ट डिराइव करते हैं। शो करने का मतलब ये है गिवन यस मैम, इन्फॉर्मेशन से रिजल्ट डिराइव करना। यस मैम, यस। फिर अपना आप जो टर्म कुछ अगर लगा रहे हो वैसे सिंपली पूछ रहा है, क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, और वैसे बोल दो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वैसे बोल दो, या फिर यस मैम, करना ही ऑब्जेक्टिव है तो कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में शो का टर्म हटा देता, कॉन्सेप्ट हटा देता, देन आप निकाल सकते थे, लेकिन अगर शो करने बोल रहा है तो जैसे बोल रहा है उसी के थ्रू जाना पड़ेगा, वो ज्यादा यस। तरीका माना जाता है। अब इसी में किया है क्या, सब टेंजेंट का स्क्वायर। थैंक यू मैम। ओके, ये जो टर्म आ रहा है उसको कांस्टेंट ले आओ, सो दिस टर्म सिंप्लीफाई कर दिया, अगर ये रिजल्ट कांस्टेंट आ जाता है देन दिस इज प्रोपोर्शनल टू दिस, अदरवाइज नॉट प्रोपोर्शनल, है ना। सो यहाँ पे वही काम किया गया है, एक सब टेंजेंट का स्क्वायर, ये टर्म कंपेयर कर लो, सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो। अब सारा टर्म देखो यहाँ पे, वेरिएबल के टर्म में भी पहले भी रिजल्ट था बाद में भी है, लेकिन यहाँ पे टर्म्स वेरिएबल का क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो जा रहा है। जैसे देखो यहाँ पे y का टर्म इन्वॉल्व था, y स्क्वायर था, y का पावर 4 हो गया, यहाँ पे आपका x का टर्म भी इन्वॉल्व है, और y को क्या किया गया है, ये y टू द पावर 4, ये बी स्क्वायर, बी है आपका बी क्यूब, अब देखो ये y टू द पावर 4 और ये टर्म, इस टर्म को कन्वर्ट करके लिख दिया गया है, मतलब क्यों कर रहे हैं, सिर्फ रिजल्ट को, वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट हमें जो लाना है उसके फॉर्म के अकॉर्डिंग, सो इसीलिए ये टर्म हमें कांस्टेंट मिल गया, सो रिजल्ट आ गया, सब टेंजेंट का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू सब नॉर्मल। अगर यही कांस्टेंट नहीं आता, इसमें एक्स वाई का वेरिएबल रह जाता, देन दैट इज नॉट प्रोपोर्शनल, और क्वेश्चन में शो करने दिया हुआ है तो ये मान के चलो वो होगा ही, तो प्रूफ तो होना ही है, जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो सफिशिएंट होता है इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा टर्म जो नहीं समझ आ रहा हो बताओ। देखो यहाँ y का पावर 4 क्या है ना, ये पावर का 4 करके इसको इधर ले आया है, बी स्क्वायर और ए टू द पावर 3, इसी को रिप्लेस कर दिया गया है, जो y4 था और ये ए टू द प्लस एक्स का पावर 4 था पहले से, और ये 6 हो गया है, मतलब पावर 2 इंक्रीज करके इस टर्म को कैंसिल किया गया है। यहाँ तक हो सकता है आप कर भी लें, ये टर्म भी ले आए, लेकिन यहाँ के बाद ये जो कन्वर्जन किया है ना x और y के वेरिएबल को, x और y को सेम टर्म में ले आया है, y को x के टर्म में ले आया है, देखो y टू द पावर 4 करके सेम टर्म में ले आया है, और ये सबसे इनिशियल इक्वेशन आपका है, इस टर्म का स्क्वायर करो, y का पावर 4 करोगे तो क्या होगा,
ये b का स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर पावर आपका ये आ जाएगा। 3 2 जा 6 पावर यहाँ हो गया और ये टर्म, यही चीज यहाँ किया गया है। बी स्क्वायर यहाँ पे पहले से नहीं था, a प्लस एक्स का पावर 6, ये दोनों आपस में कैंसिल, जो बचा है बी स्क्वायर और बी टू द पावर 3, सो बचा आपका 8b/27 एंड b इज अ कांस्टेंट, 8 इज अ कांस्टेंट, 27 इज अ कांस्टेंट, सो अल्टीमेटली ये प्रूफ हो गया। एक बार इस चीज को देख लो, क्योंकि यहाँ तक तो कर लेते, यहाँ के बाद एक स्टेप जो है, जो वेरिएबल को कांस्टेंट में कन्वर्ट किया गया। क्यों किया गया ऐसा? सिर्फ और सिर्फ इस टर्म को कांस्टेंट शो करने के लिए कन्वर्जन इस्तेमाल किया गया, y टू द पावर 4। तो y टू द पावर 4 को हम लोगों ने कन्वर्ट किया है किसमें? जैसे देखो यहाँ y टू द पावर 4 है, तो इक्वेशन में y टू द पावर 4 करो, इस इक्वेशन में, तो वही चीज़ यहाँ यूज किया गया। y का पावर 4 करोगे तो बी स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका पावर 2 हो जाएगा, सो 3 2 6, यहाँ a प्लस एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, जो यहाँ रिप्लेस हुआ है इस टर्म से। दिस टर्म इज इक्वल टू, ये टर्म जो है इसके से a प्लस एक्स का पावर 6 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर, ये y टू द पावर 4 को इससे रिप्लेस कर दिया गया, ये दोनों सेम टर्म आ गया, आंसर। और आप कुछ भी कर सकते हो, y के टर्म में ले आए, y को x के टर्म में ले आए, अल्टीमेटली आपको कैंसिल करके कांस्टेंट लाना। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन? बताओ, या अभी भी कुछ कंफ्यूजन बाकी है? कोई ऐसे भी है जिनका नहीं सॉल्व हुआ अभी भी? मैम मेरा दूसरे मेथड से सॉल्व हुआ था। दूसरे मेथड से सॉल्व किया है, कैसे बताइए? मैम वही जो वो पहले ही हम कांस्टेंट मान जो लें। y और वो कंसिडर करके, अच्छा यस ठीक है, मैम। हाँ तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आए ना तो प्रेफर करोगे ऐसा ही सॉल्व करने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन में शो करने दे जाए तब, यू हैव टू शो दैट काइंड ऑफ रिलेशन, देन आप वैसे कर लो। तो उससे होता क्या है ना, यस मैम। सारा इन्फॉर्मेशन आप सीक्वेंशियली प्रोवाइड करते चले जा रहे हैं और उसी से रिजल्ट डिड्यूस होता आ जा रहा है, तो आपको सिर्फ एक एक्सप्रेशन में बस फाइनली वो प्रूफ हो जाता है। ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को अगर यूज करें तो आप एक्सप्लेनेशन के साथ उसको लिखेंगे, तब आपको करना होगा। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, 1 by 1 स्टेप अपने आप क्लियर है। यस मैम। विनायक बन गया? नो मैम। कहाँ, अब कहाँ अटके हुए हैं? मैम इसको इस सब टैंजेंट का स्क्वायर निकाले ना मैम, तो अगर सब नॉर्मल हुआ डिवाइड किए तो मैम रिलेशन के लिए अगर सब टैंजेंट का स्क्वायर सही है मैम, सब नॉर्मल को डिराइव कर लेते तो भी तो हो जाता ना। तो भी हो जाता, हाँ। मैम वही कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है। वेरिएबल यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा फंक्शन, इसलिए उतना डायरेक्टली नहीं आ रहा, जैसे इस केस में आ रहा था ना, ये इसी रिजल्ट से डिराइव होके आ जा रहा था। यस मैम वही बोल रहे हैं। ये कर रहे थे, लेकिन हर केस में वैसा डायरेक्ट रिलेशन मिल जाए तब ना। यस मैम। वैसा डायरेक्ट रिलेशन मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर यही तरीका यूज करना पड़ेगा। बस दोनों का रेशियो जो है वो कांस्टेंट आएगा तब भी वही होगा, प्रोपोर्शनलिटी प्रूफ कर लो तब भी वही होगा। इसलिए नहीं आ रहा है ना क्योंकि जो टर्म आपका आ रहा है ना, सब टेंजेंट का स्क्वायर, वो हायर पावर में मिल जा रहा है। जो सब नॉर्मल वाला आ रहा है वो आपको इस टर्म में मिल रहा है, इसीलिए डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिख रहा। यहाँ 3/2 कांस्टेंट है, 2/3 है, ये एक कंफ्यूजन है। वैसे उससे भी तो आ जाना चाहिए। यस मैम उसको थोड़ा हो कर रहे जाएगा, हैं, हो जाएगा मैम हो जाएगा। देखो ये यहाँ हो गया मैम। और बाकी सबका हुआ, कोमल आपका हो गया? प्रूफ कर दिया? Yes, ma'am. Almost done, ma'am. ओके, रोल नंबर 20 बैच 1 आपका बना? Yes, ma'am. Already done. ओके, बैच 1 7 रोल नंबर, एंड दिस बैच 2 मनीष आपका बना?
यस मैम डन। ओके, चलो ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और है, सेम ही वे में प्रूफ करना है। जरा देखो तो ये बन पाएगा क्या? एक फंक्शन है दिस, प्रूव दैट length of the portion of normal intercepted between the curve and x-axis varies as y square. ये इंटरसेप्ट फॉर्म में बोल रहा है, मतलब कर्व है जो भी इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब कुछ याद है एक्स और वाई एक्सिस को कट करता है, ये कुछ ऐसा है जैसे मान लो कर्व है वो, बट इन टर्म्स ऑफ अगर लाइन बात करें तो देखो एक्स और वाई स्क्वायर, मान लो वाई स्क्वायर है, ये एक्स है, एक्स का वैल्यू मान लीजिए 2 है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई स्क्वायर। सो अगर ये 2 पे कट कर रहा है तो ये 4 पे, ये कुछ ऐसा फॉर्म कर रहा है। फंक्शन दिया है, इक्वेशन दिया है, सॉल्व करना है। एक्स एक्सिस वेरीज एज वाई स्क्वायर, द कर्व बिटवीन द एक्स एक्सिस वेरीज एज वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर के फंक्शन पे एक्स एक्सिस का जो वेरिएशन है वो इस फॉर्म में जा रहा है। देख लो क्या है, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ नॉर्मल इंटरसेप्टेड बिटवीन द कर्व। अच्छा, 2 कर्व की बात कर रहा है ना, देखो कैसे होगा कर्व हमारा। अच्छा, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आता है या नहीं, ये पहले बताइए, तभी बनने वाला है। ए कॉस dx by a हो जाएगा मैम। ठीक है, मतलब अगर आता है तभी बन पाएगा, यही हम बताना चाह रहे हैं। ऐसे तो जनरली हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कुछ फंक्शन ही होगा जिसका डिफरेंशिएशन नहीं बन पाए तो फिर मुश्किल होगी। ऐसे अगर पूरा टॉपिक कवर करें, ये सारे लेंथ ऑफ नॉर्मल टेंजेंट सारा, तो बहुत लंबा चौड़ा है, बट हम लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग एसिम्प्टोट्स पढ़ेंगे। सो ये करके देखो लास्ट क्वेश्चन। इस पूरे टॉपिक में एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं उसका ग्राफिकल फॉर्म जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जानते होंगे वो कहीं ना कहीं रिलेटेड है। थोड़ा बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वो यूज हो रहा है हर जगह। ऐसे विनायक बता रहे थे इससे क्वेश्चंस बहुत कम आया, मतलब आया ही नहीं है ना। यस मैम। हम लोग इतना क्यों पढ़ रहे हैं ना। But no one knows that whenever the examination board will ask the question from which chapter. Because no one is question setter here, so no one knows what will happen. So हमें कवर तो करना है एटलीस्ट। सो ये हो सकता है, देखिए जरा कितना टाइम लगाओगे तुम लोग, अभी तक नहीं हुआ।
चलो ठीक है, समझ गए, नहीं होने वाला है। देखिए, जब इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं द पोर्शन ऑफ सब नॉर्मल की बात कर रहे हैं, सो सब नॉर्मल का लेंथ की बात करेंगे, देन वी नो द फॉर्मूला ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सॉरी लेंथ ऑफ नॉर्मल है नॉट सब नॉर्मल, सो y अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा लेंथ ऑफ नॉर्मल दे दिया। इक्वेशन जो गिवन है दैट इज a cos b x by a। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस a sin बी एक्स बाई ए, और इससे एसोसिएटेड जो कांस्टेंट है h है हाइपरबोलिक x बाई ए। सो इस टर्म में से जो एसोसिएटेड आपका कांस्टेंट है दैट इज 1 बाई ए, तो 1 बाई ए और ये टर्म आपका आ जाता है ए कैंसिल, अल्टीमेटली जो बचेगा वो साइन है h x बाई ए है। अब इसके अकॉर्डिंग हम नॉर्मल लेंथ ऑफ नॉर्मल का ये फॉर्मूला जो अप्लाई कर देते हैं वो कर देते हैं। y इज इक्वल टू, आपको पता है जो वैल्यू है एग्जैक्टली वो रखा जा सकता है, y इज इक्वल टू दिस टर्म इंटू 1 प्लस साइन h स्क्वायर x बाई ए। y ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें वो रिलेशन डायरेक्टली मिल जाता है। देखो ये जो है 1 प्लस दिस टर्म, और आप इसको लिख सकते हो cos, so this is cos square x by a, h square x by a, so this is अंडर रूट अगर हम हटा दें तो ये टर्म आपका y cos हाइपरबोलिक x by a आ जाएगा, और ये पूरा टर्म फिर से क्या है y by a। सो यहाँ पे हम लोग लिखा जा सकता है दिस इज इक्वल टू y इंटू वाई बाई ए। अब ये जो इक्वेशन मिला है वो देखो डायरेक्टली एक ही स्टेप में आपको 1 बाई ए और ये y बाई वाई स्क्वायर, मतलब जो नॉर्मल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, ये रिलेशन आपका डायरेक्टली आ जा रहा है। तो जहाँ पे कॉम्प्लेक्स रिलेशन नहीं होगा, जैसे लास्ट वाले में था, इक्वेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, टर्म्स वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड ना हो, तो आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में मिला था डायरेक्ट रिलेशन मिल गया था, अभी वाले क्वेश्चन में है आपका रिलेशन मिल गया है डायरेक्ट, एक टर्म को डिड्यूस करके सॉल्व करके ला रहे हैं, दूसरा टर्म अपने आप मिल जा रहा है। लेकिन अभी जो हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे इसमें ये नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि आपका टर्म्स जो है वो थोड़ा लेंदी फंक्शन है और एक को दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ रहा है, एक टर्म से दूसरा टर्म डायरेक्टली नहीं आ रहा है। तो अगर वैसा कॉम्प्लिकेटेड मिले क्वेश्चन आप डायरेक्टली इसी फॉर्म से करो, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन मिल जाता है देन आप एक से शुरू करो, दूसरा टर्म तक चले जाओ, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ तक आपका कुछ क्वेश्चन था जो कि बेस्ड था ऑन व्हाट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल पे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों को एक नया टर्म पढ़ना है, नया कॉन्सेप्ट है जो कि डिफाइन करता है, इसी कर्व के बेसिस पे ही डिफाइन किया जाता है, और उसे हम एसिम्प्टोट कहते हैं। एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट क्या है पहले ये देख ले। अच्छा मुझे ये बताओ पहले, इस वाले टर्म में क्लियर है ना, सारा कुछ हो जाएगा, बना सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अगर मैम लास्ट वाला का डिफरेंशिएशन कैसे कि समझ में नहीं आया मैम। डिफरेंशिएशन इसका हाइपरबोलिक फंक्शन है मैम, हाँ हाइपरबोलिक, इसीलिए ना मैम गलती हो गया था वहीं पे। हाइपरबोलिक फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन में तो हाइपरबोलिक का वैसा कुछ नहीं है ना। मैम यहाँ पे जो h है वो भी एंगल में ही ना है। हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़े होंगे, पढ़े हैं या नहीं पता नहीं। ट्रिगोनोमेट्रिक में हाइपरबोलिक फंक्शन होता है जिसमें जैसे साइन आई एक्स कॉस आई एक्स में h टर्म एसोसिएटेड होता है एज अ कांस्टेंट यहाँ पे। यस मैम, ये एंगल अलग है, h अलग है, ये h है, उससे जो टर्म उसका मल्टीपल समझो ऐसा कुछ। तो cos का तो माइनस साइन हो जाता है यहाँ पे मैम। कॉस का डिफरेंशिएशन यस मैम। वही तो हाइपरबोलिक के फॉर्म में है ना। डिफरेंशिएशन यही तो मैंने आपको शुरू में ही पूछा था कि डिफरेंशिएशन इसका पता है या नहीं। कॉस हाइपरबोलिक का शुरू में मैंने पूछा था ना, इस टर्म का डिफरेंशिएशन आता है या नहीं।
सबसे शुरुआत में जब मैंने क्वेश्चन दिया था तभी यस मैम। इसीलिए पूछा था ना। हाइपरबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन है यहाँ पे, cos a x जो भी फंक्शन है cos साइन में कन्वर्ट हो गया एंड सिंपली x बाई ए, माइनस साइन जो हाइपरबोलिक है वो भी आपका पॉजिटिव ही आता है। a साइन हाइपरबोलिक x बाई ए, सिंपली ये टर्म रिप्लेस हो गया और x बाई ए है, x बाई ए है वही हमारा कांस्टेंट और वेरिएबल का पोर्शन, एंगल वाला पोर्शन वही है, तो 1/a से मल्टीप्लाई हो गया एंड दिस ये जो पोर्शन आया है दैट इज अ कांस्टेंट, a कैंसिल, सो साइन हाइपरबोलिक x बाई ए, यही हमारा मतलब वैल्यू बचता है dy बाई dx, और इसी टर्म को यूज किया जा रहा है। ओके मैम। बस उसके बाद फर्दर तो बाकी का रिजल्ट वही है। ठीक है, यस मैम। चलो अब देखते हैं एसिम्प्टोट क्या है। एसिम्प्टोट में एक एसिम्प्टोट वर्ड जो है, देखो ये अगर हम ग्राफिकली समझे ना, पहले डेफिनेशन देखना बाद में लैंग्वेज। देखो कभी भी एक, अच्छा कोरोना से रिलेटेड न्यूज़ वगैरह कुछ देख रहे हैं आप लोग? मुझे ये बताइए तो। यस मैम। नो मैम। डॉक्टर नहीं देखा है किसी डॉक्टर का सजेशन जो बोल नो मैम। 14 दिन रहेगा कोरोना का बुखार फीवर जो भी है, जो भी आपको परेशानी होने वाली है वो 14 दिन तक रहेगी, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, लाइक ऐसा कुछ होता है? नो मैम, आई हैव नॉट हर्ड दिस काइंड ऑफ न्यूज़ मैम। हाँ, नहीं तो ऐसा है कि लाइफ कहा जाता है कोविड-19 का जो वायरस है उसका लाइफ जो है दैट इज अराउंड 14 डेज, अराउंड 14 डेज या एग्जैक्टली 14 डेज ऐसा कुछ डिफाइन किया जाता है। और उसमें एक देखना, ये न्यूज़ कहीं दिख जाएगा शायद आपको, उस ग्राफ को ना नॉर्मल कर्व के थ्रू शो किया जाता है, लाइक ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन है, इस लाइन को स्ट्रेट लाइन कंसिडर करिएगा, और एक पॉइंट आता है जहाँ पे पीक पे होता है, ठीक है? यस मैम। तो हमें एग्जैक्टली वैसा कुछ कॉपी नहीं करना, लेकिन हाँ उसी से रिलेटेड टर्म है जो हम यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। देखो एक कर्व हमारा ये है, चलिए से नॉर्मल कर्व कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स वाले नहीं जानते, बट जितना भी मेडिकल पर्पस यूज़ होता है और स्टैटिकल डेटा स्टडी होता है वहाँ ये कर्व ज़रूर यूज़ होता है। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका कहा जाता है कोविड-19 वाले केस से, जो इनिशियल अगर शुरुआत का एग्जांपल है तो उसमें क्या बोलते हैं, शुरुआत में आपको कुछ फीवर होगा, वो इंक्रीमेंट करेगा, मतलब एक पॉइंट आएगा जहाँ वो मैक्सिमम हो जाएगा, आपका हेल्थ कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब हो जाएगा, और फिर से धीरे धीरे वो ठीक होने लगेगा, और जब ठीक होगा तो मतलब ठीक होते होते अराउंड 14 डेज वो पूरा ठीक हो जाएगा, ऐसा है। पता नहीं एग्जैक्टली ऐसा है या नहीं, क्योंकि कहा जाता है उसका लाइफ 14 डेज का ही है। तो यहाँ पे अगर उसमें भी ये भी है कुछ कि अगर अराउंड यहाँ पे आप कंट्रोल कर पाते हो तो ये कंडीशन खराब नहीं होगा और वो रिकवर हो सकता है, ऐसा कुछ है। देखो इसमें जो कहने वाली बात है वो ये है कि कर्व जो है, ये कर्व हमारा, मान लो ये लाइफ का कर्व है, सपोज आपका लाइफ एक पीक पॉइंट पे जाता है, फिर जैसे हम फॉल जाता है वैसा कुछ ये टर्म शो कर। अब इसमें होता क्या है, लाइफ शुरू जो हुई, मतलब हम बोल रहे हैं कुछ ऐसा कि ये एक कर्व है जो इस एक्स एक्सिस पे, और ये एक्स एक्सिस क्या होगा, ये ऐसा दिखेगा कि ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बट कभी भी टच नहीं करता, और ये टच करेगा, ऐसा स्टेटमेंट और कॉन्सेप्ट यही है कि ये टच करेगा एक्स एक्सिस को, बट करेगा क्या, एट इंफिनिटी। यस। लेकिन इंफिनिटी कोई नंबर तो है नहीं, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं है जहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये टच करने वाला है, बट हाँ ये ऐसा होगा कि ये जो डिफरेंस है वो बहुत कम और बहुत कम, इतना कम होता जाएगा, नेग्लेजिबल होता चला जाएगा, बट ऐसा कोई पॉइंट नहीं आएगा जहाँ ये टच करने वाला है, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट पे आपका एसिम्प्टोट है, या फिर एसिम्प्टोट के कॉन्सेप्ट को ही यूज किया गया है इस पर्पस में, ये मान सकते हो। तो इसमें बोला जाता है, अगर स्टेटमेंट देख लें तो एक सिंपल स्टेटमेंट में जो मैंने आपको लिए लिखा है आपके समझने के लिए, एसिम्प्टोट इज अ स्ट्रेट लाइन व्हिच टचेस द कर्व एट इंफिनिटी
इन्फिनिटी पे उस कर्व को टच करेगा, ठीक है, लेकिन इन्फिनिटी कोई नंबर है जहां टच किया जा सकता है? मुझे कोई लॉजिकल इसका मीनिंग बता सकता है? कोई ऐसा कभी होगा? क्योंकि इन्फिनिटी वो पॉइंट है जहां पर मतलब ये होगा ना, अपना टाइम आएगा वाला एक कॉन्सेप्ट सुनते होंगे, आएगा आएगा आएगा, पता नहीं कब आएगा, नो वन नोज, बट हाँ डेफिनेट बहुत सारे केसेस में वो आएगा, श्योर है, बट वो पॉइंट वैसे ही बात कर रहा है जो कि आएगा या नहीं आएगा वो श्योर ही नहीं है। मतलब इन्फिनिटी कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं है, दैट इज नॉट ए फिक्स नंबर। तो ये होगा या नहीं होगा उस पॉइंट पे हम नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व को टच करेगा एट इन्फिनिटी। ये जो लाइन, ये स्टेटमेंट है ना, ये जो सबसे ऊपर लिखा है मैंने, ये स्टेटमेंट अच्छे से ध्यान में रखना, इसी से आपको मतलब आइडिया मिल जाएगा कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो एक्स एक्सिस जो था, जो अभी मैंने आपको ग्राफ दिखाया, इस ग्राफ को हम एसिम्प्टोट बोल सकते हैं। एक्सिस को एसिम्प्टोट बोलेंगे क्योंकि ये इस कर्व को टच करने वाला है एट इन्फिनिटी। तो एसिम्प्टोट क्या हुआ? एक्स एक्सिस इज एसिम्प्टोट, ठीक है। इसी तरह लाइफ का भी है, लाइफ का जितना सिचुएशन है सबको एज ए नॉर्मल कर्व हम कंसिडर करते हैं। तो इसमें यही होता है, इट्स दिस नॉर्मल कर्व इज एसिम्प्टोट टू एक्स एक्सिस। हम y एक्सिस कोऑर्डिनेट, हम y कोऑर्डिनेट ना बोलते हैं मैम। वाई, हाँ ऑर्डिनेट। x एक्सिस को x कोऑर्डिनेट को एप्सिस का एब्सिस, हाँ, जो कि यहाँ एज एसिम्प्टोट काम कर रहा है, ठीक है। तो एसिम्प्टोट क्या है? एसिम्प्टोट स्ट्रेट लाइन है जो किसी भी कर्व को टच करेगा एट इन्फिनिटी। तो एसिम्प्टोट क्या हुआ? कोई भी एक्सिस होगा, एक स्ट्रेट लाइन, एक्सिस जो भी होगा वो ऑब्वियसली आपको पता है स्ट्रेट लाइन होगा। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व को टच करे एट इन्फिनिटी इज नोन एज एसिम्प्टोट, ठीक है, क्लियर है। जो स्ट्रेट लाइन है दैट इज एसिम्प्टोट, जो कर्व को टच करने वाला है, किसी भी कर्व को, कोई भी कर्व हो सकता है, नो वन नोज कौन सा कर्व है, दैट मे बी सर्कल, दैट मे बी कुछ। अब लेकिन सर्कल की बात करोगे तो कभी भी सर्कल के केस में एसिम्प्टोट नहीं बनेगा, क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये सर्कल है, क्या इस सर्कल को ये स्ट्रेट लाइन इन्फिनिटी पे टच करने वाला है? नो मैम, कभी नहीं है क्या? क्योंकि ये इन्फिनिटी पे जा कहाँ रहा है, ये तो सर्कुलेट कर रहा है, ये किसी फाइनाइट है मैम। पॉइंट पे ही टच कर सकता है, अगर टच करेगा तो इन्फिनिटी पे तो जाने वाला है नहीं, टच करने वाला है नहीं। कोई भी कर्व मान लो और कोई दूसरा कर्व ऐसा कुछ ले लो आप, तो मान सकते हैं, लेकिन कोई भी कर्व होगा जो इस लाइन को, किसी स्ट्रेट लाइन को, किसी स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है एट इन्फिनिटी, देन दैट इज एसिम्प्टोट। सो ये टर्म, अब इसी का और भी कॉम्प्लेक्स और बुक में आपको बहुत सारा मिल जाएगा डेफिनेशन। जैसे देखो ये स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन at a finite distance from the origin to which a tangent to a curve tends as a point of contact tends to infinity is called asymptote of the curve। अब ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, तो इस सारे कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को मैंने शॉर्ट करके आपको इसीलिए लिखा है, ये स्टेटमेंट ध्यान रखो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ठीक है। टेंजेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन टेंजेंट अगर बोले तो, क्योंकि पॉइंट टेंजेंट फॉर्म करेगा कहाँ? इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे टच करेगा तब तो टेंजेंट फॉर्म करेगा, है ना। यस मैम। तो ये टर्म, अब ये सिम्प्टोट जो है वो लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, और इसी स्ट्रेट लाइन को किसी भी कर्व का, मतलब आपको अब देखो थोड़ा इन लाइट ऑफ क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा? क्वेश्चन हमारा होगा, कर्व होगा हमारे पास और कर्व किसी स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है, तभी एसिम्प्टोट बन रहा है। तो किसी भी कर्व के लिए, जो कर्व कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं पता कौन सा फंक्शन है, कोई भी कर्व है वो अगर स्ट्रेट लाइन को टच कर रहा है तो आपका एट इन्फिनिटी, तो वो एसिम्प्टोट फॉर्म करेगा। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एसिम्प्टोट,
किसी भी वेरिएबल का, सॉरी किसी भी कर्व का, कोई भी कर्व का इक्वेशन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा जस्ट फाइंड द एसिम्प्टोट। ठीक है, तो इसके लिए तरीका है हमारे पास, एक ऑप्शन है, वर्किंग रूल है। अब इसी के थ्रू हम एसिम्प्टोट फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन का। सो हमें मिलेगा क्या, एक फंक्शन है एफ एक्स वाई दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू 0 मीन्स जो भी फंक्शन है, मान लो सर्किल का कर्व है, जो भी जस्ट क्वेश्चन दिया था वैसा कर्व हो, कोई भी कर्व हो उसको इक्वेट करना है 0 से। कोई भी कर्व है, डिग्री कोई भी nth डिग्री हो सकती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, अप टू n डिग्री, कोई भी डिग्री हो सकती है, बट हमारा फंक्शन है और nth डिग्री का हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है पॉलिनोमियल फंक्शन हो या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन हो जिसमें nth डिग्री पॉलिनोमियल आ जाए तो n डिग्री हो सकती है, कोई भी कर्व है। अब आपको करना क्या है, पहला स्टेप, कर्व जो भी है दैट इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कर दो। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और ये सब हम कर क्यों रहे हैं, टू फाइंड द एसिम्प्टोट। दूसरे केस में क्या करना है, पुट y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जितना भी इक्वेशन मिलेगा कर्व का, उस कर्व के इक्वेशन में जहां भी y है, जस्ट पुट एम एक्स प्लस सी इन प्लेस ऑफ y। ठीक है, इस इक्वेशन में आपको एम एक्स प्लस सी से रिप्लेस कर देना है। देन सिंप्लीफाई इट, वैल्यू रिप्लेस कर दिया, सिंप्लीफाई किया। देन क्या करना है, थर्ड स्टेप में पुट कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस 1, x टू द पावर n माइनस 2, और भी कुछ हायर पावर्स हो सकते हैं जिनको हम 0 के इक्वेट पुट करेंगे। क्या किया है, जितना भी कोएफिशिएंट, मान लो ये वैल्यू रिप्लेस किए हो आप y इज इक्वल टू दिस, देन x का पावर हमें कुछ ना कुछ ज्यादा मिल सकता है, और उस x का पावर में आप x का पावर n, इधर n 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, n का पावर आप ये देखेंगे x टू द पावर n माइनस 1 और x टू द पावर n माइनस 2। जनरली हम 3 लेके चलते हैं, कभी कभी 2 भी लेके चलते हैं, कभी 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। जो रिक्वायरमेंट हमारा होगा अकॉर्डिंगली हम ये करने वाले हैं। बट हाँ, सबसे पहला स्टेप आपको करना क्या होगा, सारे पावर n वाले को एक साथ कोएफिशिएंट को अरेंज करना होगा, n माइनस 1 वाले को एक साथ अरेंज करना होगा, n माइनस 2 वाले को एक साथ अरेंज करना, और उसके बाद उसका नाम देना है, एक फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करना है x n m। फाई x n मतलब n जो है वो डिग्री डिनोट करेगी, जितनी भी डिग्री हो, पावर 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 कुछ भी हो, n m। इसी तरह फाई n माइनस 1 m, फाई n माइनस 2 m डिफाइन करना है। और ये जो m है ना, दिस m इज इक्वल टू दिस टर्म, एंड n जो है दिस इज इक्वल टू डिग्री n, n माइनस 1, n माइनस 2। सो ऐसे हम डिफाइन कर रहे हैं। एक मिनट, जब ये डिफाइन कर लिया, देन आपको क्या करना है, ये जो आपने रिप्लेस किया था, जो वैल्यू का नेम किया था लाइक ऐसे, उसको इक्वेट करना है 0 से। दैट मीन्स फाई n m अगर करोगे तो दिस इज इक्वल टू 0, इक्वेट कर दो, और इससे m का कुछ वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू मिलने के बाद, इस तरह जैसे आपने m का वैल्यू निकाला, उसी तरह फाई n माइनस 1 m इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा c का। तो ये 2 टर्म हमें मिला। उसके बाद क्या करना है, c इज इक्वल टू g m, gm1 gm2, जो भी m का वैल्यूज मिला है वो, मतलब हम c फाइंड आउट करने वाले हैं, gm1 gm2 कैसे करने वाले हैं हम क्वेश्चन में देखेंगे फर्दर। ये इतना करना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, m1 का वैल्यू जब पुट करोगे इस फंक्शन में तो c1 का एक वैल्यू मिलेगा। इसी तरह m2 का वैल्यू पुट करोगे तो c2 का कुछ वैल्यू मिलेगा, m3 का वैल्यू पुट करोगे c3 का वैल्यू मिलेगा। इन दिस वे हमें वैल्यूज मिलने वाले हैं, और सारे वैल्यूज को जब आप ऐसे लिख देंगे, y इज इक्वल टू m1, जो m1 आया था अभी जस्ट हमारा रिजल्ट में, c1 जो हमारा रिजल्ट में आया था, ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। इसी तरह दूसरा स्ट्रेट लाइन, इसी तरह थर्ड फोर्थ, इसी तरह जितना भी मिलता जाए, वो सारे वैल्यूज जो मिलेंगे उसी को हम एसिम्प्टोट ऑफ दैट कर्व बोल रहे हैं।
क्या किया है फिर से एक बार देख लीजिए। जो भी फंक्शन कर दो, जो भी फंक्शन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी पुट कर दो, फिर 0 से इक्वेट कर दो, सिंप्लीफाई करो, क्योंकि इसको अगर रखोगे तो वैल्यू थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई करो। फिर इसमें सारे x टू द पावर n वाले पावर एक साथ कर दीजिए, x टू द पावर n माइनस वन n माइनस टू, सारे पावर्स को एक साथ कर दीजिए। वैसे बेसिकली हम लोग हाईएस्ट 2 पावर्स को कर लें तो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमें वैल्यूज मिल जाता है। तो n और n माइनस वन कर लोगे तो वो हमेशा ज़रूरत नहीं है आपको n माइनस टू तक जाने की, इतने में ही आंसर आ सकता है। उसको 0 से इक्वेट कर दो, ये भी हम कर सकते हैं। देन उसका नाम, फंक्शन का नेम को डिफाइन कर दिया गया है लाइक दैसे, जो आप x टू द पावर n का जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको फाई एन एम कह दो, n माइनस वन, और इस तरह कहेंगे। इसको 0 से इक्वेट, जो टर्म आया है उसको 0 से इक्वेट कर दो, अलग अलग वैल्यू मिलेगा इनका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलेगा, उससे m का अलग अलग वैल्यूज मिल जाएगा। वो मिलने के बाद 0 इस तरह का आएगा, और ये वैल्यू दूसरे वाले फंक्शन को ऐसे सॉल्व करोगे तो c का वैल्यू मिलेगा, c का वैल्यू रखोगे तो बाकी का रिजल्ट ऐसे ही आने वाला है। बस अब चलो हम लोग देखते हैं क्या करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, क्वेश्चन है फाइंड द एसिम्प्टोट फॉर दिस कर्व। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन हम बताएंगे फिर आपको क्वेश्चन बनाना भी होगा। सो हमारे पास इक्वेशन है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2y क्यूब प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है। इस इक्वेशन का एसिम्प्टोट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो पहला स्टेप, दिस इज इक्वल टू 0, तो वो तो यहाँ दिया हुआ है, तो पहला स्टेप आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में क्या था देख लो एक बार, दिस फंक्शन इज इक्वल टू 0, बस, तो ये 0 दिया हुआ है। देन नेक्स्ट स्टेप y इज इक्वल टू mx प्लस सी पुट करना है, जस्ट पुट इट। जब y इज इक्वल टू mx प्लस सी इन द इक्वेशन हम पुट करेंगे तो देखो x क्यूब एज इट इज प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज, अब y का वैल्यू mx प्लस सी लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट माइनस साइन x, y स्क्वायर की जगह हम क्या लिखने वाले हैं, mx प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस, तो x की जगह हम लिखने वाले हैं माइनस एक्स, एक मिनट, हाँ माइनस एक्स, ये वाला टर्म लिख दिया। देन एक्स वाई स्क्वायर, सो दिस इज एक्स और वाई स्क्वायर, सो एक्स टर्म एज इट इज और वाई स्क्वायर ये लिख दिया माइनस 2y क्यूब, एम एक्स प्लस सी का क्यूब प्लस साइन एक्स एज इट इज, वाई का वैल्यू एम एक्स प्लस सी माइनस वाई जो वैल्यू है एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन आपको पता है, ये खुद ब खुद कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें यहाँ। तो यहाँ एक्स क्यूब एज इट इज 2x, यहाँ पे x है, देखो एम एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी था, एक x आ गया तो एम एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर इंटू सी, 2cx स्क्वायर माइनस साइन x, यहाँ पे स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में ब्रेक कर लो, सॉरी दिस शुड बी प्लस, सो यहाँ एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx, ये वाला टर्म आ गया, माइनस साइन क्यूबिक रूट है, इस क्यूबिक रूट को ब्रेक करो, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc इंटू ए प्लस बी, सो ये टर्म लिख लिया। इसी तरह माइनस साइन एम एक्स प्लस सी, सो एक्स मैम करो, हाँ Ma'am, minus 2mx plus c. After that, you have written minus x into mx plus c. But in the question, ma'am, it is xy, ma'am, plus xy. So it should be plus x into m into x plus c. प्लस xy, और दिस वन, Yes, ma'am. अच्छा यहाँ पे फिर माइनस कर लो इसको, अगर होगा तो माइनस 2mc, सो दिस इज माइनस 2mx। अच्छा वो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, उससे पता चल जाएगा एग्जैक्टली क्या है वो। सो आपका ये टर्म
इसी तरह ब्रेक कर लो, एम एक्स स्क्वायर माइनस साइन माइनस सी एक्स माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में है तो सारा टर्म माइनस। अब यहाँ पे देखो कोई भी टर्म कैंसिल नहीं करना, कुछ भी टर्म को ब्रेक नहीं करना हमें, सारे टर्म को बस एक्स क्यूब का टर्म अगर है तो एक्स क्यूब के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ मर्ज अप कर लो। सो एक्स क्यूब यहाँ है, सो 1 कोएफिशिएंट ऑफ दिस, एक्स क्यूब यहाँ है 2m कोएफिशिएंट प्लस 2m, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो ये हमारा पोर्शन है ही नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे x और x स्क्वायर है तो मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज माइनस एम स्क्वायर। फिर यहाँ पे आपका टर्म अब रिमेनिंग क्यूब वाला नहीं बचा, यहाँ पे है तो दैट इज माइनस, क्वेश्चन में माइनस ही कर लीजिए, ठीक है। सो माइनस 2m क्यूब x क्यूब, सो माइनस 2m क्यूब है, ठीक है। ये हमारा टर्म आ गया, एक्स क्यूब का सारा कोएफिशिएंट, उसके बाद एक्स क्यूब का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट टर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स टू द पावर स्क्वायर का सारा कोएफिशिएंट एक साथ मर्ज अप करेंगे, दैट मीन्स 2c, यहाँ पे देखो 2c है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यहाँ देखो मल्टीप्लाई जब करोगे इससे तो 2mcx माइनस 2mcx है और यहाँ x मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हमारा 2mc, ये वाला टर्म बचेगा माइनस साइन। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको यहाँ मिल जाएगा 3 इंटू 2 6, सो दिस इज माइनस 6 और यहाँ पे x मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 6 m x इंटू एक्स स्क्वायर इंटू सी, सो ये बचेगा आपका माइनस 6 m स्क्वायर सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस m है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट m स्क्वायर है, सो ये सारा टर्म हम एक साथ मर्ज अप कर ले। अब इतना करने के बाद मैम ओके हो गया, ये करने के बाद सारे टर्म को हम इक्वेट कर दिए 0। इसके बाद का टर्म मैंने नहीं लिखा है क्योंकि ये इसी दो इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा। कहा था ना मैंने क्वेश्चन में, जब हम सॉल्व करेंगे तो क्यूब का फॉर्म, स्क्वायर का हो सकता है, एक्स के पावर का जरूरत पड़े, एक्स का भी सारा टर्म का जरूरत पड़े हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं पड़ता है, हमेशा वो रिक्वायर्ड नहीं होता। तो अब हमें क्या करना है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो इसी दो इक्वेशन के बेसिस पे आ जाता है। तो एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है लिखा है देखो, पुट कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टू 0, सो इसके कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है 0 से और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को भी 0 से इक्वेट करना है। जब इन दोनों को 0 से आप इक्वेट करेंगे तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0 एंड दिस टर्म इज इक्वल टू 0। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जब सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट टर्म दिस टर्म 1 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस 2m क्यूब इज इक्वल टू 0। सो अगर इसी चीज में हम इसे सॉल्व कर लें, 1 प्लस 2m और m स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लें, देन 1 प्लस 2m यहाँ आ जा रहा है, 1 प्लस 2m इन दोनों में से कॉमन ले लें, देन 1 माइनस m स्क्वायर और 1 प्लस 2m, हमें ये इक्वेशन मिल रहा है। और इसको भी अगर ब्रेक करें तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में ब्रेक करोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में मिल रहा है। सो m का यहाँ 3 वैल्यू मिला है। अब इसको देखो वापस से जो स्टेप था उससे कंपेयर करिए। फर्स्ट स्टेप हमारा था इक्वेट करना है 0 से, सेकंड में ये वैल्यू पुट करना है, देन ये वैल्यूज डिफाइन करना है, इस फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन करना है, पुट दैट फंक्शन इज इक्वल टू 0, सो उससे हमें m1 m2 का वैल्यू मिलेगा जो हमें अभी मिला है। देन इतना करने के बाद जो दूसरा फंक्शन था उस पर हमें उसको 0 से इक्वेट करना है, देन 0 से इक्वेट करके हम c का वैल्यू निकालेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा वही है, c का वैल्यू इक्वेट करना है। सो c का वैल्यू का कोएफिशिएंट जो देखो हमारे पास था, ये टर्म सॉल्व किए थे हम लोग, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये सारा टर्म, तो ये सारा टर्म जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं देन दैट इज इक्वल टू 0, इक्वेट करो c टर्म जिसमें है, क्योंकि हमें इक्वेट करना है क्या c का वैल्यू ना, सो c का टर्म जो एसोसिएटेड है वो आप एक साइड रखिए लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारे टर्म्स को अपोजिट साइड भेज दीजिए। यहाँ से c चूंकि सब में c कॉमन टर्म दिख रहा है, कॉमन कर लो बाहर,
जो आया ये डिफाइन कर दिया, c इज इक्वल टू दिस टर्म। अब यहाँ देखिए नोटिस करने वाली चीज क्या है, c को हम डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम कांस्टेंट एंड m, ठीक है। सो m का वैल्यूज आप बारी बारी से यहाँ से रखोगे, इसमें 1 2 3 3 वैल्यूज ऑफ m है तो 3 वैल्यूज ऑफ c आ जाएगा, जिसका आप नोटेशन क्या डालेंगे, c1 c2 c3। सो वो c1 c2 जो c3 देगा दैट आर द एसिम्प्टोट। अब इसी में हम लोगों को वैल्यू पुट करना है, m का वैल्यू 1 रखे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0, c का वैल्यू 0 आ गया। m का वैल्यू -1 रख रहे हैं देन दैट c का वैल्यू हमें -1 मिल जा रहा है। इसी तरह m का वैल्यू -12 रखा तो सारी वैल्यूज को पुट करके यहाँ हमारा m स्क्वायर माइनस m था, m स्क्वायर माइनस m डिवाइडेड बाई 2 इंटू आपका था 2 इंटू m -6 टाइम m स्क्वायर। सो ये सारा टर्म वैल्यूज पुट करके रिजल्ट मिल रहा है ये। सो m इज इक्वल टू जब -12 है तो c का वैल्यू +12 मिल रहा है। अब ये सारे वैल्यूज को एसिम्प्टोट के फॉर्म में ब्रेक कर लो। जब y का वैल्यू सॉरी नॉट x का वैल्यू, m का वैल्यू 1 था तो x का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, c का वैल्यू 0, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c इस वैल्यू पे रखना है। तो m का वैल्यू क्या था 1, x का कोएफिशिएंट 1 हो गया और c का वैल्यू 0 हो गया, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली m का वैल्यू -1, सो -1 इंटू एक्स, c का वैल्यू क्या आया है देख लो, वो भी -1 आया है। सो दिस इज -1, सेकेंड वैल्यू जो है हमारा -1 आया है। सो माइनस पुट कर दीजिए -1, सो -x -m। सो ये टर्म अपोजिट लिख के हम ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली m का कोएफिशिएंट जो वैल्यू है वो -12 आया है, देन ये +12 आया है और ये टर्म, सो आप सिंप्लीफाई कर दो इसको। सो ये तीन जो है वो हमारा एसिम्प्टोट है। ये जो तीनों लाइन होगा वो इस कर्व को, जो कर्व हमें दिया है इक्वेशन में, ग्राफिकली इस कर्व को हम रिप्रेजेंट अगर करें, ठीक है, इस कर्व को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो तीनों लाइन जो अभी इक्वेशन में आया था वो एसिम्प्टोट फॉर्म करेगा, तीनों लाइन एसिम्प्टोट फॉर्म करेगा। लेकिन व्हाट्स द वैल्यू ऑफ c मैम? फॉर विच वैल्यू ऑफ m? Here after equating the coefficients to 0. The value of c is this m square minus m. This is the value. ये हमारा एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का तरीका है। अब यहाँ देखो ध्यान से, जरा इस चीज को समझना भी है मीनिंग अगर हम थ्योरेटिकली समझें तो ये कर्व, अभी तक हम लोग कर्व पढ़ रहे थे, कर्व का टेंजेंट पढ़ रहे थे, नॉर्मल पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन सब क्या था उससे पहले, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, मल्टीपल टर्म का डिफरेंशिएशन। सो अब हम पढ़ क्या रहे, टेंजेंट एंड नॉर्मल में उसी का एक्सटेंशन है ये कहीं ना कहीं टेंजेंट का, जो ये शो कर रहा है कि कर्व को टच कर रहा है वो लाइन, बट एट इंफिनिटी। वो पॉइंट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, और वो पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट था, जो हम कर्व एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, टेंजेंट एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, कहीं से रिमूव हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को एसिम्प्टोट मिला है, 3 एसिम्प्टोट्स मिले हैं। जितना वैल्यू ऑफ m मिलेगा उतना ही वैल्यू ऑफ c मिलेगा, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ m हम लोग c कैलकुलेट कर रहे हैं। आपने नोटिस भी किया होगा, विद द हेल्प ऑफ m हर वैल्यू m के लिए एक c मिला है ना हमें।
यहाँ से हम लोग हर m के लिए c मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि c का वैल्यू हमें नहीं मिलता। जैसे मान लो अगर ये वैल्यू में इसी क्वेश्चन में अगर वैल्यू मिल जाए कुछ ऐसा जहाँ पे ये वैल्यू 0 हो जाए, सपोज डिनोमिनेटर 0 हो जाए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये c तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टर्म हम लोगों ने डिफाइन किया है ना, जस्ट वेट, स्टेप में देख लीजिए, स्टेप 3-4, ये जहाँ मैंने एक और टर्म डिफाइन किया था, देखिए phi nm डिफाइन किया था, phi n - 1m डिफाइन किया था और phi n - 2m डिफाइन किया था। तो अगर इस केस में c का वैल्यू 0 आ जाता है या फिर अनडिफाइंड वाला टर्म कुछ मिल जाता है, देन हम दूसरे फंक्शन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बेसिस पे c का वैल्यू निकालेंगे, फिर m का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे और c का वैल्यू मिलेगा, देन हम उससे एसिम्प्टोट फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है, समझ गए। अब यही काम आपको क्वेश्चन के फॉर्म में खुद से दिया जाए तो क्या पॉसिबल है, हो जाएगा, ये बताओ। यस मैम। यस मैम। क्वेश्चन दूं तो फिर आसान सा क्वेश्चन देंगे, करके देखना जरा क्या आ रहा है। मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है दैट इज x³ + y³ - 6xy and this is equal to 0. Find the asymptote of this curve. क्वेश्चन वही है, find asymptote. Asymptote of the curve. ठीक है, यस मैम। स्टेप्स अगर भूल रहे हो तो पूछ लेना, वैसे क्लियर होगा तो बनाइए, नहीं है तो भी देखिए। अच्छा एक क्वेश्चन, अच्छा एक केस हो सकता है, मैं बता दूँ आपको। कभी कभी ना, एक मिनट रुक जाओ, m का वैल्यू इक्वल ना, m का वैल्यू इक्वल हो जाए, इक्वल हो सकता है तो c का वैल्यू जो है लाइक करेगा। अच्छा एक चीज और होता है, कभी कभी आप जब इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना तो जो वैल्यू ऑफ आएगा m वो इमेजिनरी भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर इक्वेशन कुछ सॉल्व कर रहे हैं और m का जो वैल्यू आ रहा है, एक वैल्यू m का मिल गया और दूसरा इक्वेशन जो है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, एक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, x का एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल गया और दूसरे केस में हो गया क्वाड्रेटिक के फॉर्म में इक्वेशन आ गया, और अगर आप उसको सॉल्व कर रहे हो d = b² - 4ac जो आप सॉल्व करते हैं तो उससे आपको m का वैल्यू निकालना पड़ेगा। और अगर वो m का वैल्यू इमेजिनरी आ जाता है, ठीक है, तो इमेजिनरी अगर पॉइंट आ गया है तो उसका एसिम्प्टोट कैलकुलेट नहीं करना, अगर इमेजिनरी आ जाता है तो। मैम हाँ मैम बोलिए। मैम, the question which you have given right now, after equating the highest degree coefficient, ma'am, like the coefficient of x³ is 1 + m³. 1 + m³, okay. Yes, ma'am. And when I am equating it to 0, m³ is equals to -1. -1, why -1 only? -1 + 1, both can be. Ma'am, m³ is equals to -1, na ma'am. Then m³. Yes, ma'am. 1 + m³ is equals to 0. So m³ will be equal to -1 raised to the power 1/3. Okay.
So x is equal, okay, that means m is equal to -1. You Yes, are yes. getting one and only one value of m. Yes. That means you have to find only one asymptote, one value of c. Go with that. Ma'am, what will be the value of m, ma'am, if m cube is equals to -1? Will it be 1 or -1? M cube is equal to 1. That means, yes, -1, ma'am, -1. -1. That means -1 only. Why it is m cube? This is the square. A cube plus b cube. 3ab. What is the value of c? 6 by m. Oh, coefficient you are talking about. Yes. 3m square c minus 6m. Ma'am, the coefficient of x square is 3m square c minus 6m. Okay. So the value of by putting the value of m, what we are getting? 6 by m. 6 by m. And m is Yes. And when I'm putting -1, I'm getting the value of c as -6. हाँ मुस्कान बोलिए क्या हुआ? Ma'am, there will be two value of m. There should be two values. Can be more than two also. But in case -1, then we can consider it as -1. Yes, ma'am. Coefficient is 1 plus m cube like this. Then we can consider it as minus. Ma'am, we have our next class from 3:30, ma'am. It's 3:28 already. Okay then. Thank you, ma'am. Ma'am, answer will be x plus y plus 2 equal to 0. X plus y plus 2 is equal to 0. It is right, but how? Can you explain? Yes, I'm just following the steps you told. Okay. That is right. That is the correct answer. Okay, then we will discuss it in our next class.